Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about arbitration with and without intervention of court. यानी कोर्ट की इंटरफेरेंस के साथ और कोर्ट की इंटरफेरेंस के बगैर हम आर्बिट्रेशन कैसे करा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वी हैव इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर वो ये बात करता है कि आर्बिट्रेशन जब भी कोई दो पार्टीज़ आपस में कराती हैं तो वो सबसे पहले इस चीज़ को कंसिडर करती हैं कि वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जाएंगी या फिर विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जाएंगी। अगर तो वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जाती हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर कोर्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ना ही कोर्ट का कोई भी सरोकार होता है। लेकिन जहाँ पर विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आ जाता है वहाँ पर फिर दो चीज़ें देखी जाती हैं, जिसको सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कोर्ट के अंदर कोई सूट पेंडिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो सेक्शन 20 के अंडर आता है, और इन केस जहाँ पर आर्बिट्रेशन इन सूट्स आ जाता है वहाँ पर सेक्शन 21 से 25 तक देखा जाता है। हम अब देखते हैं इसके टोटल रेलेवेंट प्रोविजंस जो कि हमारे पास डील करते हैं। सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। उसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता क्या है, हमने इस चीज़ को अब तक बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया अपने इसी क्वेश्चन के अंदर कि आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है। आर्बिट्रेशन कोई भी ऐसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी के ज़रिए हम करवाते हैं। आर्बिट्रेशन एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ADR आउटसाइड द कोर्ट प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम अपने डिस्प्यूट्स किसी भी दो पार्टीज़ के बीच रिजॉल्व करवाते हैं। अगर तो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वो बंदा जो न्यूट्रल बंदा होता है वो डिसइंटरेस्टेड पर्सन होता है, जिसको उस सब्जेक्ट मैटर या उस डिस्प्यूट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो दोनों पार्टीज़ के इश्यूज़ को सुनता है और फिर फैसला करता है, जिस फैसले को हम अवॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लिटरल मीनिंग आता है जो कि यही बात करता है कि हम वो बंदा खुद नॉमिनेट करते हैं, पार्टीज़ खुद नॉमिनेट करती हैं, और उसके बाद वो जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर कहते हैं, जिसको वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है। उसके बाद लीगल मीनिंग की बात करते हैं, तो लीगल मीनिंग के अंदर भी हमारे पास यही चीज़ आती है कि कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा न्यूट्रल पर्सन जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएगा और अवॉर्ड जारी करेगा, दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, उनको अपॉर्चुनिटी देगा, और उसके बाद जो वो अवॉर्ड होगा वो फिर हम एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट के पास ले जाएंगे। फिर हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसके अंदर वो सबसे पहली बात तो यही करता है कि आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन आर्बिट्रेशन एक्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसकी डेफिनेशन और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर मिलती है जिनको हम पढ़ लेते हैं कि जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के साथ वो एक और एग्रीमेंट लगाते हैं। अगर तो वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो वो कोर्ट का ही रखेंगे, डिसाइड करेंगे अपने एग्रीमेंट के अंदर कि हमारा कोई झगड़ा हो गया तो हम कोर्ट चले जाते हैं। बट इन केस उनको कोर्ट नहीं जाना, उनको आउटसाइड द लिटिगेशन अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना है, तो वो वहाँ पर एक एग्रीमेंट अटैच करेंगे जिसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर वो अपनी सब टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेंगे। ये होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसके थ्रू हमारे पास आर्बिट्रेशन होती है। फिर उनका अगर कोई झगड़ा होता है तो वो इम्पार्शल पर्सन जो वो अपॉइंट करते हैं अपने एग्रीमेंट के थ्रू, वो इम्पार्शल पर्सन आता है, वो दोनों पार्टीज़ की बात सुनता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो दोनों पार्टीज़ बात कर सके, और उस अपॉर्चुनिटी के बाद वो जो भी फैसला करता है वो फैसला अवॉर्ड कहलाता है। अब हम बात करते हैं मोड्स या वेज ऑफ आर्बिट्रेशन। तो हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं जिनके थ्रू हम आर्बिट्रेशन कराते हैं। एक तो हम विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट को बीच में इंटरफेयर करवाते हैं, कोर्ट की मुदाखलत कराते हैं और कोर्ट को कहते हैं कि आप आर्बिट्रेशन में हमारी मदद करें। और दूसरा आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट की कोई मुदाखलत नहीं होती। तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, क्योंकि विदाउट इंटरवेंशन में तो सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने कोर्ट को इन्वॉल्व ही नहीं करना, हमने बाहर ही, जैसे जिरगा सिस्टम होता है ना, वैसे बिल्कुल हम बाहर ही रिजॉल्व करा कर आपस में मशवरा कर लेंगे किसी भी थर्ड पर्सन को बिठाकर। अब हम जब बात करेंगे आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की, तो उसके अंदर हम दो चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे। वो सेक्शन 20 जहाँ पर कोई भी सूट पेंडिंग नहीं है, ऑलरेडी कोई सूट पड़ा नहीं हुआ, आप डायरेक्ट गए हो, और 21 से 25 तक हमारे पास वो आ जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग है और तब आप कह रहे हो कि आर्बिट्रेशन में जाना है। मैं इसके साथ एक डायग्राम अटैच कर दूंगी और उसके अलावा हम इन दोनों चीज़ों को
कंपेयर करके एक दूसरे के साथ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 20 और सेक्शन 21। सेक्शन 20 हमसे ये बात करता है कि आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट व्हेन देयर इज नो सूट पेंडिंग। आपने कोर्ट की इंटरवेंशन से आर्बिट्रेशन करानी है, लेकिन तब जब वहाँ पर कोई भी सूट पेंडिंग ना हो, ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टीज़ के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि वो आर्बिट्रेशन में ले जाएं अपने डिस्प्यूट को विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, या फिर वो कोर्ट में अप्लाई कर दें कि इस एग्रीमेंट को फाइल कर लें कोर्ट के अंदर। जैसे हम कोई भी सूट फाइल करते हैं, हम लोग इसी तरह एग्रीमेंट को फाइल करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वी हैव एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आपने अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कोर्ट में फाइल कराना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जो पार्टीज़ हैं वो एप्लीकेशन देंगी कोर्ट को। अब वो बात कर रहे हैं कौन सी पार्टी एप्लीकेशन देगी। इसमें वो ये कहते हैं कि एक पार्टी भी एप्लीकेशन दे सकती है, और एक से ज़्यादा पार्टीज़ भी दे सकती हैं, और सारी पार्टीज़ भी दे सकती हैं। उसके बाद वो कहते हैं अथॉरिटी टू हियर एप्लीकेशन। किसके पास अथॉरिटी है उस एप्लीकेशन को सुनने के लिए? तो कोई भी ऐसी कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस एप्लीकेशन को अंडर सेक्शन 20 सुन सकता है। अब वो बात कर रहे हैं कुछ प्री रेक्विजिट्स की, यानी कि कुछ असेंशियल्स की, कि जब आपने किसी भी ऐसे एप्लीकेशन को फाइल करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एप्लीकेंट या वो पिटिशनर जो कोर्ट के अंदर इस एग्रीमेंट को फाइल कर रहा है, वो हिस्सा होना चाहिए उस एग्रीमेंट का। ये ना हो कि वो कोई हिस्सा नहीं है उस एग्रीमेंट का और कोई और ही बंदा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जिस एग्रीमेंट में शामिल हुआ है, या वो जो एग्रीमेंट उनका है जिसमें उनका डिस्प्यूट हुआ है, वो एग्रीमेंट इस जो ये जो सूट है इंस्टीट्यूट किया इन्होंने कोर्ट के अंदर, इससे पहले फाइल हुआ हो। ये ना हो कि आपका झगड़ा पहले हुआ है और बाद एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके दरमियान डिस्प्यूट्स अराइज हुए हों, उनके दरमियान डिफरेंसेस आ चुके हों उस एग्रीमेंट को लेकर, और वो जो एग्रीमेंट है वो पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ना शुरू हुई हो उसके ऊपर। अगर तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या कोई सूट पहले से पेंडिंग होगा कोर्ट के अंदर, तो फिर वो सेक्शन 20 के अंडर फॉल नहीं करेगा। और आप जिस भी कोर्ट के पास जाएंगे वो कोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो इस एग्रीमेंट को सुनने के रिलेटेड। इसके अंदर हमारे पास एक केस लॉ भी है 1998 CLC 256, जिसके अंदर वो ये बात करता है कि अगर इन कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन एब्सेंट हुई तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 20 उसको बार कर दिया जाएगा, यानी कि उसको आर्बिट्रेशन में रेफ़र करने के बजाय और कोर्ट में फ़ाइल करने के बजाय उसको इस सब चीज़ों से बार कर देंगे। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि उस एप्लीकेशन को रिटर्न में होना ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आपका झगड़ा हुआ है, लिमिटेशन की बात करें तो जब भी आपका झगड़ा हुआ है उस झगड़े के 3 साल के अंदर अंदर आपने उस एग्रीमेंट को फाइल करना है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि इस एप्लीकेशन को लेकर चलने का क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले तो उसको नंबरिंग दी जाएगी अंडर सेक्शन 20। उसके बाद उस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लिया जाएगा एज अ सूट का नाम दे दिया जाएगा, जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ को एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट का नाम दे देंगे। अब सूट क्या होता है? सूट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो किसी प्लेंट के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इशुएंस ऑफ नोटिस आ जाता है, जिसके अंदर अगर एप्लीकेशन तमाम पार्टीज़ ने दी है तो कोर्ट एक ऑर्डर देगी डायरेक्शन का कि एग्रीमेंट को फाइल करें। लेकिन अगर एप्लीकेशन किसी एक ने दिया है तो कोर्ट बाकियों को नोटिस भिजवाएगी, बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको, टू अप्रोच द कोर्ट एंड शो सफिशेंट कॉज वाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड नॉट बी फाइल्ड इन द कोर्ट। अब उस नोटिस को भिजवाने का मकसद क्या है? ताकि वो पार्टीज़ आएँ और स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपने आप को डिफेंड कर सकें, डिफेंस बाय द पार्टी। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एग्रीमेंट, जब डिफेंड कर लेंगी पार्टीज़ अपने आप को और कोर्ट इस पर सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोर्ट उसको फाइल कर लेगी। बट इन केस कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी उस एप्लीकेशन को। उसके बाद वी हैव ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। जब एक दफ़ा एप्लीकेशन या वो एग्रीमेंट फ़ाइल हो जाएगा कोर्ट के अंदर, उसके बाद कोर्ट रेफ़र कर देगी उसको, उस एग्रीमेंट को या उस एप्लीकेशन को, या जिसको हमने सूट का नाम दे दिया था उसको रेफ़र कर देगी एक आर्बिट्रेटर को। उसके बाद वी हैव प्रोसीडिंग्स ऑन आर्बिट्रेशन। इसकी प्रोसीडिंग्स ऐसे ही चलेंगी जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर हमने पीछे पढ़ा था, बाकी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का सेम वैसे ही। अपील अंडर सेक्शन 20, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लेकर आते हो या एग्रीमेंट लेकर आते हो तो वो अपीलेबल है। उसके बाद वी हैव स्कोप ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, जिसके अंदर वो ये कहता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी अंडर सेक्शन 20, इसको आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कोई सिविल सूट होता है। उसके बाद हमारा बी पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि बात करता है
आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट वेयर देयर इज़ अ सूट पेंडिंग, जिसको हमने बात की थी सेक्शन 21 से 25 तक, तो हम सेक्शन 21 को डिस्कस करते हैं अभी, जिसके अंदर वो ये बात करता है कि अगर तमाम पार्टीज़ इस चीज़ के लिए एग्रीड है कि वो जो एग्रीमेंट है या कोई भी मामला है जिस पर अदालत में पहले से ही केस चल रहा है, हम अदालत से उठा कर उसको हम ले जाते हैं, मतलब जजमेंट आने से पहले हम उसको उठा कर ले जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए, तो वो एप्लीकेशन देंगे फॉर एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस कोर्ट से ये कहकर कि आप आर्बिट्रेशन में इसको रेफ़र करवा लें। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप कब एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए, उसके बाद जो भी डिफरेंस आए हैं वो उन पार्टीज़ के दरमियान ही आया हो, और जो भी एग्रीमेंट हुआ है आपका जिसके थ्रू आपने आर्बिट्रेशन में रेफ़र कराना है वो एग्रीमेंट भी इसके रेलेवेंट ही होना चाहिए। अब कौन अप्लाई कर सकता है? तमाम पार्टीज़ अप्लाई कर सकती हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़, ऑल द पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन द सूट वो अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए अंडर सेक्शन 21। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका भी रिटन फॉर्मेट होगा। अब क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी सूट पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, तो वो बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ हेयरिंग किसके पास होगी, अथॉरिटी किसके पास होगी? कोर्ट विच में एंटरटेन एन एप्लीकेशन, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, ऑलरेडी केस चल रहा है, उसी अदालत में आप एप्लीकेशन देंगे आर्बिट्रेशन के लिए कि हमारा केस आपके पास चल रहा है, तो हजूर इसको आप चेंज करा के आर्बिट्रेशन में रेफ़र करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि टाइम क्या होगा जब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या तो किसी भी प्रीलिमिनरी डिक्री के बाद दे सकते हैं, या फिर जो आपकी फ़ाइनल जजमेंट है ना उसके प्रोनाउंसमेंट से पहले दे सकते हैं। फ़ाइनल जजमेंट से आने से पहले पहले आप दे सकते हैं। जो बेसिक चीज़ आपकी यही है कि आप जजमेंट आने से पहले पहले कोर्ट को कह सकते हैं, क्योंकि जजमेंट आ जाएगी फिर आप आर्बिट्रेशन में थोड़ी जाएंगे, फिर तो आप उसके अगेंस्ट अपील में जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 22। अब यानी कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा आर्बिट्रेटर की? तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहले तो पार्टीज़ को ही कहा जाएगा, लेकिन अगर वो एग्री नहीं होती इस चीज़ से तो कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगी। तो यहाँ पर सब पार्टीज़ का एग्री होना ज़रूरी है कि हाँ कोर्ट अपॉइंट कर ले। उसके बाद वी हैव ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर कोर्ट जो है वो सारी कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेगी, देख लेगी कि हाँ वो फुलफ़िल हो गए हैं, तो वो एक ऑर्डर जारी करेगी जिसको हम ऑर्डर ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। अदालत को उसके अंदर टाइम भी स्पेसिफाई करना होगा कि इतनी देर के अंदर आपने अवार्ड जारी करना है, यानी कि आर्बिट्रेटर के लिए वो होगा ना ऑर्डर कि आपने इतनी देर के अंदर ये अवार्ड जारी करना है। और इसके अलावा कोर्ट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी लगा सकती है, उसको बढ़ा सकती है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या आता है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस का? सबसे पहले तो ये कि कोर्ट उसके बाद मुदाखलत नहीं कर सकती जब एक दफ़ा वो उसको रेफ़र कर देती है। अब वो बात कर रहे हैं रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ द पार्टीज़। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोर्ट में 5 लोग गए हैं ना, और उनमें से 3 कहते हैं कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी कि क्या सब्जेक्ट मैटर जो है वो अलग अलग डील किया जा सकता है। अगर तो अलग अलग डील किया जा सकता है ना, तो कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी और कोर्ट सेटिस्फाई हो गई। अब कोर्ट उन 3 को रेफ़र कर देगी आर्बिट्रेशन के लिए कि उनका सब्जेक्ट मैटर अलग भी डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर उनका सब्जेक्ट मैटर अलग डिसाइड नहीं किया जा सकता तो कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई आ जाओ कोर्ट के अंदर ही। ठीक है, अगर तो आर्बिट्रेशन के ज़रिए होता है तो 3 पर आर्बिट्रेशन अप्लाई हो जाएगा और बाकी 2 पर कोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा। उसके बाद वी हैव इफेक्ट ऑफ रेफरेंस। उसका इफेक्ट क्या आएगा? जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस जारी करेंगे रेफर करने के लिए उसको, अगर तो कोर्ट को बेहतर लगता है तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर उसको, अगर तो कोर्ट को बेहतर लगता है यानी कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर चल सकती है। उसके बाद वी हैव कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हम अपना क्वेश्चन पूरा एक दफ़ा रिवाइज करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर आर्बिट्रेशन हमने करवाई थी विद एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जहाँ पर विदाउट इंटरवेंशन था वहाँ पर सिर्फ पार्टीज़ इन्वॉल्व थी और हमने कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं की। लेकिन जहाँ पर कोर्ट की इंटरवेंशन थी यानी कि विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, वहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि क्या यहाँ पर सूट पेंडिंग है, और दूसरा हमने ये देखा कि आर्बिट्रेशन सूट्स के रेलेवेंट कैसे होगी जहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर नहीं पेंडिंग तो सेक्शन 20 डील करता है, अगर पेंडिंग है तो सेक्शन 21 और उसके साथ साथ सेक्शन 21 से 25 तक बाकी सेक्शंस लगते हैं। तो ये हमारा बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में यही एक वैलिड थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा हट के बाकी क्वेश्चन के निस्बत, क्योंकि बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, रिवाइज करिएगा। इसकी एक डायग्राम है जिससे आपको इसके सेक्शन याद हो जाएंगे। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, बायो में दिया हुआ नंबर, और अगर आपको नोट्स चाहिए तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, बायो में नंबर मौजूद है। और उसके अलावा इन केस आपको समझ नहीं आती और आपको ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बायो में दिए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।